नमस्कार बच्चों, मैं आपका टीचर स्टडी जगत से हैप्पी ग्रोहा। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का प्लस 2 का दूसरा अध्याय। और इसका नाम पहले एक दल की प्रभुसत्ता का दौर। आज ये पहला लेसन सेकंड अध्याय हम शुरू करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक दल की प्रभुसत्ता का दौर, कि भारत में एक दल की जो प्रभुसत्ता रही उसका दौर इस लेसन में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि एक दल का मतलब क्या होता है। एक पार्टी, जिसको आजकल हम कहते हैं कि इलेक्शन जो लड़ती हैं, लड़ने वाली पार्टियों को दल के रूप में बोला जाता है, दल बोला जाता है। और प्रभुसत्ता का दौर मतलब उसकी प्रभुसत्ता बने रहना, मतलब एक ही दल का राज बने रहना, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान में जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, कब से हुई। पहले संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, पर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये हम सभी को पता है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को हर साल। और उसके बाद जब ये बन के तैयार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, 1950 में ही क्या कर दिया गया, चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया। चुनाव आयोग जो क्या करवाता है, पूरे देश में चुनाव करवाता है। और उसके बाद चुनाव करवाता है तो पहले चुनाव कब हुए, उसके बाद 1952 में प्रथम चुनाव जो है भारत में हुए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चुनाव आयुक्त जो होता है मेन, जिसको चीफ बोला जाता है चुनाव आयोग का, जो चुनाव करवाने में सभी जगह का जो निरीक्षण करते हैं और चुनाव करवाते हैं हर 5 साल बाद। वो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ हमारा देश 1947 से। कब? 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। और संविधान कब लागू किया गया? 1950 में। 1950 में क्या था? चुनाव। उसके बाद 1952 में चुनाव हुए। मतलब जो 47 से लेकर 50 तक का टाइम था, वो उसमें क्या सरकार कौन रहा, ना संविधान था ना क्या, कैसे सरकार रही। तो उसमें क्या था कि जो भी कांग्रेस सरकार, आप कांग्रेस सरकार के बारे में बात करेंगे इसमें। कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस कब बनी? कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। 1885 में कांग्रेस बच्चों बन चुकी थी पहले ही। तो उसके बाद जो भी उसके नेता थे, नेहरू, जो भी उसके महान नेता जो रहे, उनके पास इसकी प्रभुसत्ता रही। 1947 से 1950 तक उन्होंने देश को संभाला। ठीक है। उसके बाद जब ये संविधान बनने में टाइम जो लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में क्या हुआ, संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि संविधान कब लागू किया गया और चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है वो कब शुरू हुआ। उसके बाद प्रथम चुनाव कब हुए और चुनाव आयुक्त थे जो मेन, उनका नाम सुकुमार सेन। और उसके बाद जो जिसको देश ने संभाला 1950 तक, उसको क्या कहा गया, वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। तो ये जो मामला शुरू हुआ, ये संविधान के बाद से ही इस देश में एक दल की प्रभुसत्ता के बारे में जो लेसन है उसमें ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं। उसके बाद बच्चों इसमें सबसे ज़रूरी क्या हुआ कि जो चुनाव हुआ, पहला चुनाव जो प्रथम चुनाव हुआ 1952 में, प्रथम चुनाव जो हुआ 1952 ईस्वी में, जिसको बोला गया 51 और 52 चुनाव। तो 1951 और 52 के जो चुनाव हुए, पहले अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे, ये मतलब फरवरी तक चले। तो इसमें कम से कम 6 महीने लग गए थे चुनाव करवाने में, पहला चुनाव करवाने में। तो इसमें 6 महीने का समय जो लगा, जो समय लगा उसका मतलब उसका क्या रहा। नहीं तो 1950 में संविधान लागू हो गया और 1951 में ये चुनाव हो जाने थे। पर इसमें क्या रहा
कि जो देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या, जिसको आप कह सकते हैं कि उस समय की जो जनसंख्या थी वो कम से कम 17 करोड़ लोग जो भारत में रहते थे। और 17 करोड़ की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे पहले चुनाव करवाने की जो चुनौती थी वो सबसे चुनाव आयोग के सामने थी। तो इसमें क्या हो गया कि उनमें से भी 15% लोग थे जो वो थे जिनको अपना नाम लिखना आता था। कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग जो सिर्फ नाम लिखना जिनको आता था। बाकी 85% लोग जिनको बिल्कुल अनपढ़ बोल सकते हैं आप, जिनको अभी तक वो नॉलेज पढ़ने वाली बात उनमें नहीं थी। तो इसीलिए जो भी जनगणना मतगणना तैयार करनी थी, आप कह सकते हैं चुनाव से पहले जो मतगणना होती है ना, मतलब कि जो चुनाव करवाने के लिए जिसकी वोट बनती है, सबसे पहले वोट बनने के लिए उसमें उस समय क्या सीमा रखी गई थी, 18 साल रखी गई थी, वोट डालने का अधिकार था जब। तो मतगणना में ये कितने समय लग गया, 6 महीने। इसीलिए मतलब इससे पहले जो समय लगा, उसके बाद 6 महीने में ये गलत जो हो गया। शुरू से क्या हो गया था इसमें कि ज़्यादातर लोगों को जो अनपढ़ 85% मैंने आपको बताया, उसमें 85% में क्या हुआ था कि ज़्यादातर लोगों का नाम गलत था, उनका नाम सही नहीं था, उनका एड्रेस सही नहीं था। इसीलिए क्या कर दिया गया, चुनाव आयोग ने इसको खारिज करके क्या किया कि नए सिरे से ये मतगणना की जाए। इसीलिए फिर इसको इतना समय चुनाव को होने में लग गया और 6 महीने तक ये चुनाव पूरे देश में रहे। अब ये प्रथम चुनाव के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम चुनाव में क्या हुआ, प्रथम चुनाव में क्या हुआ, सबसे पहले कौन सी पार्टियों ने चुनाव लड़ा। इसमें क्या था, प्रथम चुनाव में कांग्रेस, मैंने आपको बताया जिसकी स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में। तो कांग्रेस ने प्रथम चुनाव लड़ा। प्रथम चुनाव में क्या था, कांग्रेस को कितनी सीटें आई, ये चुनाव थे लोकसभा प्लस विधानसभा का, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस को लोकसभा की 364 सीटें, जो कि 479 सीटों में से 364 सीटें किसके पास थी, कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस के पास ये इतनी सीटें आ चुकी थी, तो कुल मिला के इनका बहुमत था। बहुमत मतलब इनका सबसे ज़्यादा सीटों का होना पूरे देश में तय था। तो इसीलिए क्या किसकी सरकार रही, कांग्रेस की। उसके बाद तो पहले चुनाव में क्या हुआ था बच्चों, 3200 विधायक और 479 सांसद थे जो जिनका चुनाव हुआ था। पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, पहले चुनाव में। और दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई कि किसने, ह्यूम, जो अंग्रेज था एक, उसने इसकी स्थापना की। और इसके बाद ये कांग्रेस उसके बाद 1952 के बाद लगातार 1977 तक ये सरकार में रही। लगातार किसकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही 1977 तक। और पहले चुनाव के जो वोट परसेंटेज जिसको बोल सकते हैं, 45% जिसको वोट मिले कांग्रेस को, पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं ये। और ज़्यादा सीटें जो थी 74% सीटें लेके कांग्रेस आई थी। तो ये कांग्रेस का पहले चुनाव का रहा सिस्टम। और इसमें क्या हुआ था कि ज़्यादातर पार्टियां जो थी चुनाव लड़ने वाली, उनमें कांग्रेस के साथ साथ और भी थी। और पहले जो लड़ी चुनाव वो कौन सी थी, कांग्रेस, जिसको 364 सीटें आई थी 489 में, 479 सीटों में से 364 सीटें आई थी। उसके बाद और भी जो पार्टियां थी चुनाव लड़ने वाली, भाग लेने वाली चुनाव में, वो अपन उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड क्या थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप CPI भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये दूसरे नंबर पे रही पार्टी उस समय। इसके पास आई थी 16 सीटें,
मतलब क्या आप देख सकते हो कि पहली जो पार्टी थी जिसके पास सीटें कितनी थी 364, और सेकंड जो मुकाबला देने वाली पार्टी रही और सेकंड रही पार्टी उसके पास कितनी सीटें आई 16 सीटें। मतलब ये बिल्कुल मायने नहीं रखती सीटें, बट फिर भी उस समय जो पार्टी ये सेकंड नंबर पे आई थी इसने 16 सीटें उस समय ली। तो उसके बाद तीसरी पार्टी थी जो सोशलिस्ट पार्टी रही। तीसरे नंबर जो पार्टी भाग लेने वाली थी सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी जो कांग्रेस के साथ, जिन्होंने कांग्रेस के अलावा चुनाव लड़ा था। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी थी और भारतीय जनसंघ। इसके अलावा भी और भी पार्टी थी कई, पर अब हम मेन पार्टियों में इनकी बात करेंगे। मतलब ये पार्टियां लगा उसमें जो थी जिसमें पहले चुनाव, तीसरे उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें ये इन्होंने चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में, प्रथम चुनाव में भी इन्होंने चुनाव लड़ा। तो मतलब ये टोटल पार्टियां उस समय रही जो चुनाव लड़ने वाली थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस की प्रभुसत्ता की प्रकृति की बात करेंगे। मतलब कैसे वो 1977 तक लगातार चुनाव जीतती रही। मतलब एक दल की प्रभुसत्ता इसको बोल सकते हैं आप कि लगातार चुनाव में बने रहना। पर इसमें क्या था आपको पता है, हमें सभी को पता है कि भारत में क्या है, लोकतंत्र जो संवैधानिक रूप से है, ना कि कोई एक पार्टी ज़्यादातर प्रभुसत्ता में रह सकती है कि कोई भी पार्टी ऐसा मान ले कि हमें शुरू से हम एक ही पार्टी जो भारत पे राज करेगी, ऐसा नहीं था। पर आप इस पे भी बात करेंगे, पर पहले आप देख लेते हैं कि दुनिया में क्या रहा। दुनिया में बहुत सारे देश क्या हैं, ऐसे देश हैं जिन देशों में एक ही पार्टी के पास सत्ता है, एक ही दल के पास। उनमें से कौन से हैं? चीन, क्यूबा और सीरिया। तो इनमें क्या है, इन तीनों देशों में क्या है कि संवैधानिक दर्जे से इसको मान लिया गया है, संविधान में दर्ज कर दिया गया है कि एक ही पार्टी जो है वो रहेगी जो चुनाव लड़ सकती है, कि इसके अलावा पूरे देश में और कोई भी पार्टी है जो चुनाव नहीं लड़ सकती। चीन में, क्यूबा में, रशिया में कि कोई भी और पार्टी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अकेली एक ही पार्टी रहेगी जो हर बार इलेक्शन लड़ेगी। तो उसके बाद म्यांमार में, बेलारूस जिसको आप बोलते हैं, तो इन देशों में क्या है कि कानूनी कब्जा है। इन देशों में कानूनी और सैन्य कब्जा, कह सकते हैं कि कानूनी और सेना के कब्जे से यहाँ जो है एक ही सरकार बनी रहती है। तो इन देशों में तो अलग मैटर है कि इनमें एक ही सरकार बनी रहती है कि एक इनका क्या है, चीन, क्यूबा, सीरिया में तो संवैधानिक दर्जा, मतलब संविधान में दर्ज कर दिया गया कि एक ही पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी। और म्यांमार, बेलारूस में क्या कानूनी और मतलब सैन्य तरीके से ये कब्जा करके रखती है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र होने के कारण लगातार पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और कोई भी अपनी जो पार्टी खड़ी करता है, उसके बाद क्षेत्रीय दल है, कोई भी दल जो है अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकता है और सत्ता और सरकार में आ सकता है। पर कांग्रेस का क्या रहा? कांग्रेस का आप देख सकते हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक है कि नहीं, है ना। कांग्रेस क्या रही, लोकतांत्रिक तरीके से रही। कब तक? 1952 से लेके 1977 तक। ये क्या रही? पहली बात तो लोकतांत्रिक तरीके से रही, और दूसरी बात, दूसरी पार्टियों ने भी इलेक्शन लड़ा। इसके साथ कौन सी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा? आप पढ़ चुके हैं पीछे कि दूसरी पार्टियों ने भी इसके साथ चुनाव लड़ा। तो आप क्या देख सकते हैं कि इसमें
एक दल की प्रभुसत्ता कैसे आई, लोकतांत्रिक तरीके से रही। उसके बाद कि लगातार मतलब जो था चुनाव लड़ा, लगातार लोगों ने इसमें दूसरी पार्टियों ने भी इसमें चुनाव लड़ा और कांग्रेस फिर भी क्या रही, सत्ता में रही, जो क्या है एक लोकतांत्रिक तरीके से रही, ना कि किसी एक दल की आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जिस सरकार कांग्रेस ने अपनी चला के ही सत्ता में रही, नहीं ऐसा नहीं हुआ। और इसमें क्या हुआ 1952 से 77 तक इसमें क्या हुआ था कि चुनाव जो थे निष्पक्ष हुए थे, निष्पक्ष और कानून के दायरे में हुए थे, मतलब पूरी तरह से साफ सुथरे जो हुए थे चुनाव, बिल्कुल अच्छी तरह से चुनाव लड़े गए थे, ना कि कोई आप कह सकते हैं घपलेबाजी या किसी तरीके का किसी के ऊपर अन्याय करके लड़े गए, नहीं, एकदम अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़े गए। उसके बाद ऐसा ही हुआ था बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में भी। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था कि वहाँ भी एक पार्टी की सत्ता कब रही, दक्षिण अफ्रीका में, जब आपने इसमें रही थी नेशनल जो कांग्रेस थी, वहाँ की नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वहाँ की जो जिसका आपने नाम भी सुना होगा, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने, वहाँ वो इसी तरह सत्ता में रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ रंग भेद की जो नीति अपनाई गई थी कि लगातार लोगों को किस कारण भेदभाव किया जाता था, वहाँ रंग भेद के कारण नेल्सन मंडेला थे जो वहाँ के महान नेता, आपने भी मतलब उनका नाम सुना होगा, और वहाँ मतलब जो है गांधी जी बोला जाता है, भारत का जो गांधी के रूप में उनको माना जाता है वहाँ। तो वो इस पार्टी के वहाँ भी इस तरह ही सत्ता में रही थी पार्टी। तो अगले पार्ट में हम क्या बात करेंगे, तो आगे हम बात करेंगे कि कांग्रेस की प्रभुसत्ता के कारण मतलब क्या रहे, कि इसका जो लगातार सत्ता में रहने का क्या कारण रहा। तो इसका कारण पहला ये था कि स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी क्या रही, कि कांग्रेस की जो स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी रही, कांग्रेस की ज़्यादातर मतलब आज़ादी के समय से पहले भी और आज़ादी के समय के बाद तक भी क्या रहा, मतलब जिस लगातार लोगों से जुड़े रहने का कारण, पहला कारण ये रहा कि पहले इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, मतलब ज़्यादातर लोग क्या रहे कांग्रेस के साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, महान नेता होने के कारण, महान जो नेता थे इनके पास, ज़्यादातर जो जैसे आजकल कह सकते हैं आप मोदी के रूप में, कि मोदी का नाम आ गया तो कहीं भी इलेक्शन फाइट जीता जा सकता है। तो उस समय क्या था, महान नेता जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो लोग थे, बाकी के जो भी नेता महान नेता उस समय के थे, बाकी जो नेता रहे वो भी कांग्रेस में थे। इसीलिए क्या था, कांग्रेस की प्रभुत्व का कारण ये भी रहा एक, ठीक है। तो लगातार चुनाव में इसी कारण लोग जीतते रहे कि इनके पास नेता महान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे लगातार। इसके बाद लगातार क्या रहा, हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का जो पहले से सिस्टम बना रहा वो क्या था कि कांग्रेस का ज़्यादातर घरों तक पहुंचना, कि कांग्रेस पहले ना कोई पार्टी के रूप में काम करती थी, ना ही किसी ऐसे रूप में काम करती थी कि उनको सत्ता में आना है, नहीं, वो सिर्फ आम लोगों के साथ मिलके हर जगह पे काम करती थी कांग्रेस, कि एक संगठन के रूप में बोल सकते हैं, एक तरीके, एक लोगों के जो किसी भी विचार के लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली पार्टी पहले ये रही। तो इसी कारण क्या हुआ, कांग्रेस का जो ज़्यादातर प्रभुत्व का कारण ये कारण रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, लगातार इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने सभी लोगों के साथ, पूरे देश के सभी लोगों के साथ तालमेल बना के रखना, लगातार तालमेल किनके साथ, अपनी विचारधारा वाले लोगों के साथ और दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ भी,
मतलब जो अपनी विचारधारा के लोग थे उनके साथ भी इनका संपर्क बना रहा और दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ भी इनका संपर्क बना रहा है। इसीलिए क्या रहा, इनकी प्रभुत्व का कारण, इनके प्रभुत्व में लगातार ये कांग्रेस जीतती रही और देश के हर इलेक्शन में ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में रही। इसका आप इसकी कांग्रेस की क्या करेंगे, कांग्रेस के बारे में ना हम बात करेंगे कि लगातार इसके जीतने में कैसी विचारधारा ने काम किया, कि कांग्रेस इतना जीतते के समय कांग्रेस की विचारधारा क्या रही। मतलब आपका ज़्यादातर लोग इसमें क्या रहा कांग्रेस में कि सभी विभिन्न पार्टियां जो थी उस समय काम करने वाली, विभिन्न पार्टियों के साथ क्या था इसका गठबंधन। कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस सभी जो किसी भी विचारधारा की पार्टियां उनके साथ क्या करती थी, अपनी विचारधारा को साथ रखती, क्या करती, सभी के साथ अपना एक गठबंधन बना के रखती। तो इसीलिए क्या था कि ज़्यादातर लोग की कांग्रेस के साथ जुड़े रहते थे। पर पहले ऐसा नहीं था, कि पहले क्या था, पहले कांग्रेस उद्योगपति और अमीरों की पार्टी थी। तो पहले ये पार्टी उद्योगपति और अमीरों की पार्टी थी, इसीलिए मतलब जो लोग इनके साथ जुड़ते थे वे उद्योगपति या अमीर लोग, बड़े लोग ही जुड़ते थे। पर उसके बाद ये उसके बाद हम कह सकते हैं कि गांधी जी के कहने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने सभी के साथ मेल जोड़ बढ़ाया। किनके साथ, किसान पार्टी के साथ जुड़े, मजदूर जुड़े, उच्च जाति के लोग जुड़े, निम्न जाति के लोग भी जुड़े इसके साथ, और बाकी जो मालिक, नौकर, मतलब सब तरह के लोगों को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा। किसी के साथ कोई भेदभाव न करके कांग्रेस ने सभी को अपनी ओर आमंत्रित किया कि आप सभी लोग इसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा सभी लोग ये सभी के साथ, सभी के बाद क्या हुआ, कांग्रेस में कौन कौन लोग काम करते थे, क्रांतिकारी और शांतिवादी, नरमपंथी, गरमपंथी, सभी तरह के जो विचार रखने वाले लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। वामपंथी लोग, जिनको मतलब ये भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, सभी लगातार इनके साथ जुड़े रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसमें कांग्रेस में एक और अच्छी बात क्या रही, कांग्रेस की विचारधारा में एक ऐसी बात रही कि जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ कोई भी विचारधारा का लोग बंदा जुड़ा हुआ, किसी भी विचारधारा में लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, वो कांग्रेस के अंदर रहकर ही वह अपनी मतलब जो विचारधारा था, विचारधारा का विरोध करते दूसरी विचारधारा से। कांग्रेस के अंदर रह के, मतलब कांग्रेस को नहीं छोड़ते थे, पर कांग्रेस के अंदर रह के ही वो दूसरी विचारधारा के साथ अपना विरोध व्यक्त करते थे, कांग्रेस के अंदर रह के ही। और कांग्रेस का जो लास्ट पॉइंट आप मान सकते हैं कि क्या उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जो कांग्रेस छोड़ के नहीं जाते थे लोग। कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस का हमेशा ही एक तरीका ऐसा रहा कि जो भी लोग आपस में किसी भी लोगों का कहीं भी मतभेद रहता लोगों का, कांग्रेस के अंदर ही, पार्टी के अंदर ही जिन भी लोगों का मतभेद आपस में रहता, उनको कांग्रेस क्या करती थी, अपने साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उसको निपटाती। ठीक है, तो कांग्रेस क्या करती थी, अपने अंदर ही उसको निपटाती। कोई भी मसला, किसी भी तरह का मसला, वो आपस में ही मतभेदों को दूर कर लेते थे। जो लास्ट आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट कांग्रेस के पास था।
तो इसीलिए क्या था कि कांग्रेस का ज़्यादातर लोगों के साथ जुड़ाव बना रहता था, लोग इसके साथ जुड़े रहते थे, मतलब और कहीं दूसरी पार्टी में लोग नहीं जाते थे। तो इसीलिए क्या है कि इसका मतलब ज़्यादातर लोगों का इसके साथ जुड़े रहने का कारण यही रहा। चलिए बच्चों, हमने पहली पार्टी की बात की, कांग्रेस पार्टी की, जिसका प्रभुत्व का दौर रहा। उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी की हम बात करेंगे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सीपीआई पार्टी, जो उस समय दूसरे नंबर पे रही। उसकी 16 सीटें जो हमने देखी थी पूरे देश में रही, दूसरे नंबर की पार्टी है ये। और इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 26 दिसंबर 1925 को स्थापना हुई इसकी, और 1925 को बन चुकी थी ये भारत में। उसके बाद इसके संस्थापक की बात करें तो MN रॉय ने इसकी संस्थापक रहे, जिन्होंने कानपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना करी। उसके बाद इसकी विचारधारा क्या थी? विचारधारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा क्या थी? विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी देश हम किसको बोलते हैं? उस समय जो साम्यवादी देश जिसको बोला जाता है रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी, क्रांति से ये लोग प्रभावित थे, और भारत में भी ये क्या चाहते थे? समाजवाद मतलब समाजवाद ये पहली पार्टी थी जिसने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की। लोकतांत्रिक समाजवाद कैसे? इन्होंने मतलब पहली बार ऐसा सोचा कि हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कहाँ से लड़े? ये पहली बार लोकसभा के चुनाव में इनको 16 सीटें मिली। उसके बाद जब ये चुनाव लड़े तो चुनाव में क्या हुआ था? इन्होंने 1957 से 1957 के जो चुनाव हुए तो इन्होंने राज्य की ओर लड़ने की सोची कि एक राज्य में चुनाव लड़ा जाए। तो वो कहाँ से लड़ा गया? सबसे पहले केरला से लड़ा गया चुनाव। केरला में क्या हुआ था? केरला में पूरे विश्व की जो पहली सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार जिसको हम बोल सकते हैं, पूरे विश्व की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, जिसको साम्यवादी विचारधारा की पहली पूरे विश्व में ऐसी सरकार बनी थी, मतलब वो केरल में, जो कि चुनाव से बनी थी। चुनाव से मतलब चुनाव लड़ने के बाद ये पहली लोकतांत्रिक साम्यवादी सरकार हम इसको बोल सकते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि ये कहीं भी चुनाव नहीं लड़ते। मतलब कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनिस्ट लोग जो विचारधारा के लोग हैं, वो कहीं भी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते, और बिना चुनाव के ही क्या चाहते हैं? समाजवाद चाहते हैं। तो बच्चों ये पहली मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में पहली लोकतांत्रिक सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की पहली लोकतांत्रिक सरकार कहाँ बनी? केरल में बनी। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो बने EMS नवरीपाद, जिनका नाम था ये पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने। पर उस समय क्या हुआ था, जब ये चुनाव जीत चुके थे केरल से, आज के वर्तमान समय में भी क्या है, केरल में कम्युनिस्टों की मतलब सरकार है। आज भी वहाँ साम्यवादी विचारधारा की सरकार काम करती है। तो उस समय क्या हुआ था, जब ये सरकार बन चुकी थी केरल में, बाकी जगह पे जो क्या था, कांग्रेस की सत्ता थी। तो कांग्रेस ने पहली बार क्या किया, धारा 356 का मतलब गलत इस्तेमाल करके क्या किया, गलत इस्तेमाल करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और 1957 से 1959 तक जो सरकार केरल में रही उसको तोड़ दिया, उसको भंग कर दिया। क्या हुआ था, 356 का गलत इस्तेमाल करके, मतलब संवैधानिक जो तरीका था उसका गलत इस्तेमाल करके क्या कर दिया, मतलब वहाँ की सरकार को तोड़ दिया। तो इसको हम मान सकते हैं कि कांग्रेस की ये मतलब गलत नीति के कारण वहाँ की सरकार गई, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ के लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो फिर भी क्या हुआ था, कांग्रेस की उस समय ये बोल सकते हैं ईगो हर्ट होना, कि उस समय ये ईगो हर्ट का एक गलत नतीजा था। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने इस सरकार को, जो केरल की सरकार थी, उसको भंग कर दिया। ठीक है, तो ये मतलब गलत तरीके से भंग किया गया था। उसके बाद हम इसके प्रमुख नेता के बारे में बात करेंगे। जो प्रमुख नेता थे, A.K. गोपालन, जो मतलब वहाँ इनके इस पार्टी के प्रमुख नेता रहे। ऐसे ढांगे इसके प्रमुख नेता रहे। और EMS
नमरीपाद, इसको हम बोल सकते हैं मुख्यमंत्री रहे केरल के, ये भी उनके प्रमुख नेता थे। और पीसी जोशी भी इसके प्रमुख नेता थे। तो ये 3-4 नेता जो इनके प्रमुख नेता थे इस पार्टी के। उसके बाद क्या हुआ, ये 1925 में बनी और 1964 में क्या हुआ, जब चीन और मतलब भारत का युद्ध हुआ था, चीन भारत युद्ध मतलब क्या हुआ, भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ, तो मतलब क्या हो गए, कुछ लोगों ने क्या किया, चीन का विरोध किया, चीन के इस बात पे विरोधी रहे। और इस पार्टी ने क्या किया, मतलब इसने भी उसका विरोध किया कि ये गलत है। पर फिर भी क्या हुआ, इसने भारत का इस पार्टी ने भारत का साथ दिया। पर उसके बाद कुछ लोग इस पार्टी में ऐसे थे जिन्होंने चीन का साथ दिया, मतलब चीन को सही ठहराया उन्होंने। तो उसके बाद वो लोग 1964 में आके एक अलग पार्टी जिन्होंने बना ली, जिसको हम बोल सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है CPIM। इन्होंने क्या किया, एक अलग पार्टी का क्या कर दिया, गठन कर लिया, ठीक है। तो ये पार्टी जो थी कांग्रेस के साथ काम करने वाली बन गई। उसके बाद मतलब कांग्रेस के साथ मिलके ये काम करने वाली थी। और ये पार्टी ने मतलब अलग एक स्थान बना लिया अपना, अलग से एक पार्टी के रूप में सामने आए ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो आपको बच्चों से समझ आ गया होगा। अब हम तीसरी पार्टी के बारे में बात करेंगे, और मतलब जो तीसरी पार्टी अभी आपके सामने बताऊंगा मैं।